नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में कानून से संबंधित जानकारी आपसे साझा करते हैं। इसके साथ ही हम जागरूकता एवं सतर्कता भी आपको मुहैया कराते हैं। आज से कुछ सालों पूर्व बैंक से पैसे के लेन देन के लिए या अन्य बैंक संबंधी कार्यों के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना एक सामान्य सी बात थी, किंतु इंटरनेट सेवाओं के आने से डिजिटल क्रांति की बदौलत वे सारे कार्य आप घर बैठे चंद क्षणों में संपन्न कर सकते हैं। बस ज़रूरत है बैंकिंग सेवाओं का सही और सुरक्षित लाभ उठाने के लिए डिजिटल बैंकिंग के बारे में सही जानकारी की। आज हम अपने इस कार्यक्रम में डिजिटल बैंकिंग, जागरूकता एवं सतर्कता इसी विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुणा ज्योति जी, जो कि सीनियर मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक की, वो हमारे साथ में हैं। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जी। अरुणा जी, जैसे कि आज हम डिजिटल बैंकिंग इस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, लोगों को आज के इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर व्यक्ति जो है घर बैठे चंद क्षणों में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, किसी भी तरह का लेन देन हो, वो कर रहा है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम एक ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें जानकारी और सतर्कता भी प्रदान करें। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से करेंगे कि डिजिटल बैंकिंग का अभिप्राय क्या है आपके शब्दों में। जी। बहुत अच्छा विश्वबंधु जी, जैसा कि आपने सही कहा, आजकल डिजिटल का ज़माना है। डिजिटल बैंकिंग से तात्पर्य है एक वित्तीय सेवा जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से अपने बैंक के सारे कार्य एक ही जगह पर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने मोबाइल एटीएम की सुविधा से हम मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं घर बैठे ही, और बिना चेकबुक या अकाउंट की जांच करना, लेन देन करना, अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक जो बीमा और मियादी जमा उसको अप्लाई करना, और साथ ही साथ ये भी है कि हमें ऋण के लिए अप्लाई भी हम इस माध्यम के साथ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है घर बैठे ही सुविधा, ये बहुत ही सुविधाजनक, तेज और सुरक्षित माध्यम है जो कि आज बहुत ही प्रचलित है। बिल्कुल मैम, बहुत सही आपने कहा कि ये प्रचलित माध्यम है और काफ़ी तेज़ है, और हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति से लेकर के हर प्रकार का व्यक्ति अब इस टेक्नोलॉजी के सहयोग से, डिजिटलाइजेशन के सहयोग से अपना कार्य घर पर ही कर रहा है। हम अब जानना चाहेंगे, क्योंकि जब डिजिटल बैंकिंग की बात हम आज कर रहे हैं तो इसमें जो जागरूकता, सतर्कता है, बहुत सारे मैम प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि लोग जो हों जागरूक हों, सतर्क हों और उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके। तो अब हम जानना चाहेंगे एडवांटेज जो है, लाभ क्या हैं डिजिटल बैंकिंग के। बहुत सही कहा आपने कि बहुत धोखाधड़ी हम का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ इसके बहुत ही फायदे हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक है। कहने का तात्पर्य, आपको 24/7 की सुविधा है। घर बैठे कहीं शाखा विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ आप मनी ट्रांसफ़र भी जो करते हो, मनी अपनी मैनेजमेंट जो करते हो, कहने का मतलब आपकी जो प्रणाली होती है कि आप अपने व्यय का ट्रैकिंग कर सकते हो, साथ ही साथ अपने निधि का भी एक तरह से संयोजन कर सकते हो, उसकी प्लानिंग कर सकते हो, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना व्यय करना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये इतना सुरक्षित है कि ये पेपरलेस बैंकिंग है। पेपरलेस बैंकिंग होने के चलते ये है कि हम अपने पर्यावरण की भी सुरक्षा कर सकते हैं। जहां हम पेपर, प्रकृति हमारी माँ है, यूँ जननी है, एक तरह से कह सकते हो, तो हम वातावरण की भी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ अब बिल का भुगतान घर बैठे ही त्वरित, यदि हम अपने बिल का भुगतान समय पर हम कर लें तो हमें कोई पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य है लाभ तो लाभ ही हैं, बहुत सारे लाभ हैं, उनमें से
कुछ तो हमने ये है, और इंटरनेट की सुविधा यदि तेज होगी, अच्छी कनेक्टिविटी होगी, तो हम त्वरित सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। और कुछ कुछ यदि हम जब धोखाधड़ी के कारणों उपायों पर भी हम जब जाएं, सावधानी से हम इसका प्रयोग करें, तो निश्चय ही हमें लाभ ज़्यादा मिलेंगे। समस्याएं थोड़ी बहुत तो होती है हर चीज़ में। बिल्कुल, समस्याओं की बात भी हम इस कार्यक्रम में करेंगे। आपने बहुत सही कहा कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी अगर अच्छी हो तो बिना किसी बाधा के हम अपने कार्यों को चंद घंटों में, चंद मिनटों में खुद से ही कर सकते हैं। और प्रकृति का जो हम कह सकते हैं कि जो पेपर की जो जहाँ तक बात है, कागज़ की बचत इसमें होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरुणा जी, अब जैसा कि आपने कह भी दिया कि समस्याएं तो हैं, तो ख़ास तौर से हम डिजिटल बैंकिंग से संबंधित समस्याओं को जानना चाहेंगे, जो मोटे मोटे तौर पर आप बताना चाहेंगे। जी। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं कहूँगी कि समस्याएं किस चीज़ में नहीं होती है। अभी जहाँ लाभ है तो दो पक्ष होते हैं हर चीज़ के, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। यदि हम नकारात्मक में नहीं जाए, फिर भी थोड़ा बहुत तो गौर करना चाहिए उस लिहाज से, तो कि बहुत साइबर अपराध होता है जो अनजाने में हम क्या करते हैं, अपना व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी किसी भी दूसरे को हम साझा कर देते हैं। बिल्कुल। किस तरह से हम अपना व्यक्तिगत सूचना, किसी का पिन, पासवर्ड और सोशल वेबसाइट में सिक्योरिटी के जो भी सीवीवी नंबर होते हैं कार्ड के, वो कोई भी संदिग्ध आदमी अपने को फ़ोन कॉल के माध्यम से, जैसे कोई ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपके भाई बहन का फ़ोटो लगा के वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करके आपको ऐसे फ़ोन कर लिया कि मेरा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और तुरंत मुझे आप पैसा 50,000 ट्रांसफ़र करना है। तो आपको लगेगा कि बहुत आप उत्तेजित होके, या क्या हो गया, कैसा हो गया, ब्लड की ज़रूरत है क्या, इस तरह से आप आपकी स्थिति हलचल विपरीत हो जाती है। तो उस समय आप क्या करते हो, तो अनजाने ही उस खाते में ट्रांसफ़र कर, तभी आपको सावधानी ये बरतनी होगी कि आप अपने भाई का या बहन का या बेटे का फ़ोन नंबर पे कॉल करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए वो नंबर कहाँ से आया है। तो इस तरह से हम सावधानी करके हम उसे बचा सकते हैं, उस फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। और हमने देखा है बहुत से केसेस सामने आते हैं जिसमें साइबर अपराध, और साइबर अपराध की अगर हम दुनिया की बात करें तो ये पूंजी पर आधारित, अर्थव्यवस्था पर आधारित, और ख़ास तौर से बैंकिंग फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हम साइबर अपराध जिसे कहते हैं। आप कह रही थी सावधानी के बारे में, तो जब हम डिजिटल बैंकिंग करें किन किन खास बातों का, हालांकि बहुत ज़्यादा बातें देखेंगे तो खुद ही व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में उसे काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन क्या खास बातें हैं जो हम ध्यान में रखें जब हम डिजिटल बैंकिंग को प्रयोग में ला रहे हैं? जी हाँ, बहुत खूब। इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगी। डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा की बात और सावधानी की बात आती है तो ये हमारी हर नागरिक, हर ग्राहक की प्राथमिकता है। तो इसके साथ सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब भी वो किसी वेबसाइट या किसी पे क्लिक करता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी, ये आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड हुआ है कि नहीं, और किसी भी ऐसे लिंक यदि कोई आ जाता है इस तरह से, लिंक पे क्लिक न करें। यह भी सुनिश्चित करें कि वो लिंक आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल अपने बैंक के आधिकारिक वेबसाइट से ही जारी किया गया है, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। यह भी सत्यापित करना चाहिए कि यदि उसे कहीं संदेह लगता है कि हैकिंग की, कई एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सोचिए कि कोई है shyam@gmail.com। कॉम हम COM लिखते हैं, मगर ऐसे होते हैं जब हम जल्दबाजी में किसी लिंक को क्लिक करते हैं तो CO के जगह वो 0 होता है, हम उतना ध्यान नहीं देते और उसे क्लिक कर देते हैं। और यदि जब करते करते हमें कोई भाषा या वर्ण या कोई संदेहजनक होती है तो हमें तुरंत उस बैंक को हमें सूचित करना चाहिए, या उसकी सत्यता या सत्यापित करके सुनिश्चित करने पर के बाद ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इसी तरह से कोई भी है URL है, URL में भी गड़बड़ी हो सकती है। यदि वो URL https
कॉलन 2 फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता है, और यदि ताले की साइन होती है, पैडलॉक होता है, तो हम उसे सिक्योर साइट हम समझ सकते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी एस छोड़ के HTTP ही होता है और वो URL हो जाता है, तो URL को भी ध्यान में रखनी चाहिए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2 फैक्टर 2FA का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यदि बैंक में ये सुविधा है तो उसका चयन करना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। कहने का तात्पर्य, अब कहीं भी आपने लिंक को या फिर किसी संदेश पर आपको पूछा जाता है कि आप अपना व्यक्तिगत पिन या फिर पासवर्ड, उपयोगकर्ता का ID, यूज़र ID, पासवर्ड जिसे कहते हैं, वो प्रस्तुत करना है, देना है, प्रेषित करना है, तो वहाँ मत दीजिए, क्योंकि वो संदेश या कहीं वो नहीं करता है। और OTP जहाँ हमें पेमेंट के लिए देना होता है, OTP हमें खुद डालना होता है कहीं भी, और किसी को देना नहीं होता है। अक्सर क्या होता है, QR कोड, कई ऐसे जालसाजी धोखाधड़ी के उदाहरण इनमें से मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो क्या होता है, पीछे से वो कहता है कि वो अमेज़न का ही, तो एक QR कोड आपके पास भेजा है आपके मोबाइल पे, आप उसे स्कैन करके हमें बता दीजिए उसका कोड। तो वो तो पेमेंट, हम जब पेमेंट करते हैं, पेमेंट के टाइम पे चाहिए जी OTP। जब वो ऐसे भी होते हैं, कुछ लालच देते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, बाकी के पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। जब आप खाते में आपके पैसे आएंगे तो वहाँ तो OTP देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है ना। तो वो छोटी छोटी बातें, और URL सही है कि नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जहाँ OTP के माध्यम से, और फेस रिकॉग्निशन या ईमेल में वेरिफिकेशन होता है, या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इससे क्या आपकी पहचान सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये सही है। तो इस तरह से, और संदिग्ध जहाँ भी हो लिंक हो, वैसे पे क्लिक नहीं करना चाहिए। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें बिल्कुल हैं। बहुत सही मैम आपने कहा है कि जो QR कोड है या OTP है तो पैसे देने के लिए, पैसे लेने के लिए नहीं होता। और ख़ास तौर से अगर हम देखें कि सत्यता की जांच जरूर कर लें जब भी 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन की आपने बातचीत की है अभी। मैम, ये जब फ्रॉड हो जाते हैं तो इन फ्रॉडों से किस तरह से बचा जाए, ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है, और हमारा ये कार्यक्रम ही इस पर आधारित है, डिजिटल बैंकिंग, जागरूकता एवं सतर्कता। तो किस प्रकार से हम सतर्क रहें और इन फ्रॉड से किस तरह से हम बचें, क्या क्या सावधानियां हैं? जी फ्रॉड तो आजकल आंख बंद करते ही होते रहे। बिल्कुल इसकी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अनगिनत हैं, जो हर चंद मिनटों में होते हैं, जिसे आपके अज्ञानता कह सके। सबसे पहले तो अपने आप को सुरक्षित और शिक्षित रखना चाहिए, और जब भी जो भी कार्य के अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। किसी पे भी आप कर रहे हो तो उससे पहले आगे, आप कहते हैं ना, आप रोड पे चल भी रहे हो तो सतर्क होके आंख कान खोल के चलिए। एक कदम आप आगे भी बढ़ा रहे हो तो सतर्कता और जागरूक इसकी मूल मंत्र है, एक बात। दूसरी बात है, जब धोखाधड़ी हो भी गई, ठीक है, उसका क्या सहारा है ना, उसका क्या हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 1930 पर, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल है, जिसमें हम यदि कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करते हैं तो वहाँ क्या होता है, शिकायतकर्ता अपना शिकायत दर्ज करता है जो भी उसके साथ हुआ है, तो तुरंत ही उसके एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि पावती संख्या प्राप्त होता है, और उसके खाते को फ्रीज किया जाता है, और उसके संबंधित कुछ कागजात भी देने पड़ते हैं, जैसे कि किस खाते से हुआ, कब हुआ, उसकी स्क्रीनशॉट की जो पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल के माध्यम से सारा कुछ देना होता है वहाँ। और देखा जाता है कि ग्राहक के नुकसान कम से कम हो, बिल्कुल कम से कम हो। और जो बैंकों के वेबसाइटों में भी दिया हुआ है कि कहाँ किसे संपर्क करना चाहिए, और यदि जिस शाखा से वो खाता है, अकाउंट है, तो उन्हें भी संपर्क करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए जैसे ही वो घटना घटी है। तो और इसके साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि बार बार, यानी कुछ अंतराल में अपने खाते की भी निगरानी रखनी चाहिए। तो आपको पता नहीं है, आपने खाता खोल दिया है और पीछे से आप कई दिनों से आपने उसकी देखा ही नहीं है, उसमें कोई
संदिग्ध कोई एंट्रीज हैं, कुछ प्रविष्टियां हैं जो आपसे पता ही इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा जो केवाईसी है, जो नो योर कस्टमर के लिए है, तो ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता होगा कि समय समय पर जो केवाईसी बैंक द्वारा कराई जाती है। जी जी जी, बहुत समय समय पर इसीलिए किया जाता है कि देखिए कई लोग तो ऐसे अपने आइडेंटिटी को छुपाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, आइडेंटिटी को छुपाते हैं कई, इसीलिए तो आजकल आधार ऑथेंटिफिकेशन भी हो गया है। आधार ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से देखिए आप छोटे छोटे गांवों में भी, कस्बों में आप चले जाइए, वहाँ पोस्टमैन जो डाकिया, वो आप खाते पत्र देने के साथ साथ अपना जो खाते में कुछ भी पैसे हैं, एक छोटा सा मिनी एटीएम अपने साथ लेके जाता है, पॉश मशीन जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से वो क्या करता है, उसमें जितनी भी चाहिए उसको, सोचिए 100 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, उसका आधार ऑथेंटिफिकेशन किसी भी बैंक में हो खाता, जो कि यदि आधार से भी लिंक्ड है तो वो अब उसका बायोमेट्रिक लेके फिर उसको उतने पैसे निकासी करके दे देता है। तो इतनी सुविधा हो गई है, तो क्या आपको क्या नहीं लगता है कि डिजिटल बैंकिंग के फायदे हैं? तो फायदे हैं ही, पर थोड़ी बहुत सतर्कता, सजगता और सावधानी से हम बहुत सारे चीज़ों को आसानी से हम समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, जो लुभावने ऑफर्स होते हैं, कैशबैक ऑफर देखने को मिलता है, फेस्टिवल कूपन्स के बारे में काफ़ी सारे ऐसे संदेश आते हैं, तो किस तरह से पता लगाएं कि ये फेक संदेश है और इस तरह के संदेश को हमें नज़रअंदाज करना है या इस तरह के संदेश को गंभीरता से लेना है, इस पर क्या कहेंगे? जी जी जी, बहुत लालच बहुत बुरी बात है ना? तो कहने का मतलब आजकल क्यों बहुत प्रचलित है, यहाँ तक कौन बनेगा करोड़पति वाले जैसे शोज भी हमारे आजकल व्हाट्सएप में उनके वॉइस की तरह कुछ लिंक्स आ जाते हैं कि आप इस पर क्लिक कीजिए, इस फोटो पे आप क्लिक कीजिए ताकि आपको इतने करोड़ रुपए, रातों रात आपका पैसा दुगुना हो जाएगा। ये कहीं संभव है? यहाँ तक हम अपने किराए या फिर जहाँ भी जाना है उसका मोल भाव करते हैं, बिल्कुल, है ना? तो और कोई आपको नौकरी देने के लालच में कहता कि कुछ पैसे आप दे दीजिए और कुछ पैसे आपके खाते में, अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह के जो लालच वाली प्रक्रियाएं अपनाते हैं जो हैकर्स, तो उनसे सावधान रहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो हैकिंग जो है संदिग्ध, जैसा कि मैंने कहा ना, वॉइस मैसेज के बहाने आपको इतना पैसा आपके खाते में, हाँ आपका ये भी है कि आपका मोबाइल नंबर की लॉटरी लगी है, आपके इतने मोबाइल नंबर से आपका ही मोबाइल नंबर को चुना गया है कि आपको प्रथम प्राइज मिला है और इतने इतने आप अपना बैंक नंबर, नाम वगैरह वगैरह आप दीजिए। तो इन पे ना तो कभी लिंक पे क्लिक करना चाहिए, आप भले ही अभी क्लिक कर देते हो, आगे उसके बाद प्रोसीड नहीं होता है, तो इतना ही आपने किया कि नहीं, आपकी जो सारी व्यक्तिगत जानकारी है, जो भी यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, सीवीवी, जो भी कार्ड भी यूज़ करते हैं जब शॉपिंग करते हैं, तो कहीं इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही नहीं होने के चलते क्या होता है, आप वहां तक पहुंच नहीं पाते, आधे में ही आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, बिल्कुल, है ना? ऐसा देखा भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कुल मिला के, ये लुभावने ऑफर्स जो होते हैं लॉटरी के नाम पे या नौकरी के नाम पे, इन पे हमें लालच बहुत बुरी बात है। और एक मैसेज आपने खासतौर से देखा होगा कि इतने रुपीस का आपको लोन सैंक्शन किया गया है और यहाँ पर क्लिक करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें इनकी जांच, सत्यता की जांच जरूर करना चाहिए और किसी भी लालच में ना आए। लालच बुरी बला है, जैसे आपने शुरुआत में कहा। मैम, कौन से ऐसे सिक्योर पोर्टल हैं या प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन बैंकिंग के, डिजिटल बैंकिंग के, जिन्हें हम प्रयोग में ला सकते हैं, जिनसे हम खतरों से बच सकें ये डिजिटल बैंकिंग के? जी, जहाँ सवाल आपका है सिक्योर पोर्टल, सिक्योर पोर्टल के, जैसा कि मैंने अभी भी थोड़े समय पहले आपने कहा कि जहाँ .com होता है, वहाँ ओ के जगह 0 का यूज़ कर देते हैं, हम जल्दबाजी में होते हैं, वैसे क्लिक कर लेते हैं, एक बात। और दूसरी बात है कि हमें URL को हमें देखना चाहिए कहाँ से आया है। जैसे कि अभी हम ज़्यादातर हमारे जो मेल आईडीज़ होते हैं, ईमेल्स होते हैं, ईमेल में 70% से ज़्यादा जितने भी ईमेल होते हैं वो स्पैम होते हैं, जी,
है ना, इधर उधर से होते हैं जो जिसका कि यहाँ तक बहुत से ऐसे ईमेल है कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है और इतना कितने लाख का आपको आइए अपना रिकॉर्ड यहाँ तक एसएमएस भी आ जाता है। आप सोचते हो तो मैंने तो लोन ही नहीं अप्लाई नहीं मुझे तो पैसे की ज़रूरत है तो क्यों ना मैं एक बार देखूं। तो उस तरह से क्या उस झालसे में पढ़ के क्या ग्राहक क्या करता है या हम आम जनता क्या करती है, तो वो अपनी सारी जानकारी वहाँ दे देती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें URL चेक करना चाहिए, जैसे HTTPS: और 2/ और पैडलॉक भी हो, एक बात। और दूसरी बात है कि ये स्पैम है तो कहाँ से आया है, फ्रॉम ईमेल हम चेक करते हैं कहाँ से आया है। बिल्कुल देखिए यदि फ्रॉम हमसे देखते हैं तो कैलिफोर्निया या लंदन या कहीं का भी एड्रेस है तो वहाँ से मेरा तो कोई क्या कहते हैं कोई रिश्तेदार या कोई तो लंदन या कैलिफोर्निया में है नहीं, और वो इंसान मुझे क्यों इतने पैसे देने के लिए है, तो ये भी एक संदेह वाली बात है। तो तभी उसकी सत्यता और सत्यापित करने के लिए आपको लगता है कि जब बैंक का ही URL है, सोचिए, हाँ, जहाँ IN होना चाहिए, I के जगह I नहीं होगा, L होगा, तो आपको लगेगा तो ये तो कैपिटल I है। बिल्कुल जी। L यदि हो जाएगा तो आपको, जैसे जल्दबाजी में हम सारे काम करते हैं ना, तो हम L हम समझेंगे तो उससे क्या होता है, हम उसे जल्दी से जल्द क्लिक कर लेते हैं और वहाँ हमारा सारा पैसा वो हो जाता है। तो एक वो बात है। और दूसरी बात है, हम अक्सर क्या करते हैं, पब्लिक में जहाँ भी वाईफाई लगा होता है, जैसे स्टेशन में गए, एयरपोर्ट में गए या होटल में रहते हैं, तो हम वहाँ के ना पब्लिक फ्री वाईफाई हम यूज़ करना चाहते हैं। और एयरपोर्ट वगैरह में भी हमें अपने मोबाइल को भी चार्जिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऐसा ही जैसा ही हम चार्जिंग करते हैं, जो वो क्या करता है, अपने डाटा को, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है वो सारा की ऐसे कुछ चीज़ें भी हैं, वो सारा का सारा चीज़ें वो अपने पीछे से उनके यहाँ चले जाता है। और यहाँ तक जब ATM हम करते हैं, ATM में अपना निकासी करते हैं खाते का, तो हमें अपने अंक को पासवर्ड देते वक्त हाथ ढक के करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये भी होता है क्योंकि CCTV भी लगे होते हैं, और कभी कभी हम ये करते हैं कि कहीं हमारे पास कोई खड़े हैं तो उसकी मदद भी ले लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हमारे पैसे तो निकाल देते हैं, मदद कर देते हैं, उसके साथ साथ हमारा पासवर्ड डला हुआ होता है, उसके साथ साथ हम ऐसे यूँ गए कि नहीं, हमें दूसरा बिल्कुल। और जब भी रहें कि हम जब भी पब्लिक प्लेसेस में इंटरनेट का प्रयोग करें, कनेक्शन की ज़रूर जांच करें, सटीकता में रहें और तभी इन सेवाओं का लाभ जरूर लें। मैम, कानूनी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ, कानूनी प्रक्रिया की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पे दिशा निर्देश जारी करती है, और साथ ही के साथ ये जो सूचना प्रौद्योगिकी ये जो प्रावधान है 2000 और 2007 निपटान, और वो उसका जो प्रक्रिया है किस तरह से वो दिए गए हैं। साथ ही के साथ सारे बैंक के अपने अपने कानून है। मिस कानून का मतलब है, जैसे ही ये कोई आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसे तुरंत आप 1930 पे साइबर क्राइम पोर्टल पे आपको सूचित करना चाहिए, ताकि उसका तुरंत समाधान हो। साथ ही साथ वो जो लोकल पुलिस पे भी एफआईआर के साथ जैसा ही है, जब 1930 में हम सूचित करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो एक तरह से ये एफआईआर दर्ज करने के जैसा है, क्योंकि आपको एक एक्नॉलेजमेंट पावती नंबर प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ आपके खाते को यदि फ्रीज किया जाता है, तो सोचे कि आगे और कुछ होने वाला, पूरा पैसा निकलने वाला, वो तो वहीं तक तो ख़त्म हुआ ना। और इसके साथ साथ जिस शाखा में आपका खाता है, अकाउंट है, उसे भी सूचित करें, उसे भी प्रतिलिपि में रखें। और यदि 1 महीने के अंदर यदि शाखा के द्वारा कोई निपटान नहीं होता है, तो लोकपाल जो कि 15 दिनों में उसका समाधान करता है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं। और साथ ही के साथ हर बैंक के अपने वेबसाइट में इसको निपटान और इसका समाधान करने के भी लिंक और जानकारी दी गई। जी मैम, आपके विचार में डिजिटल बैंकिंग कितनी विश्वसनीय है, इसकी विश्वसनीयता पर आप क्या कहेंगे? जहाँ बात विश्वसनीयता की हम करें तो वाकई में ये सिक्योर है, नो डाउट। सिक्योर इन द कहने का तात्पर्य है, क्योंकि देखिए
सिक्योर है ना, तब जाके तो हम घर बैठे ही हमारा परिवारजनों में कोई अमेरिका में है, उसके खाते में हम अंतरण करते हैं, बिलों का भुगतान भी करते हैं, और कोई छोटे छोटे चूक जो हम अनजान से करते हैं तो वो अपनी गलती है ना। हमें सचेत, सजग और जागरूक होकर हर काम को करना चाहिए। सिक्योरिटी तो है ही, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसमें बहुत सारे, जैसे अब हमारी जैसे गोपनीयता पॉलिसी भी है उसमें। गोपनीयता पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जो भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है, उसके क्रेडेंशियल्स है, उसका गोपनीय बनाया रखते हैं, तो वो कहीं भी उसके जो संवेदनशील सूचना होता है कहीं दूसरे आदमी को वो पास ऑन नहीं होता है। तो इस तरह से एक तरह से कहने का तात्पर्य है ये बहुत ही सिक्योर है। बस सावधानी इस बात का रखनी हमें चाहिए कि हमें करते समय यदि हम खुद अपना पासवर्ड सभी दे दें, साझा करें किसी दूसरे को, तो ये तो वैसे हुआ ना, अपने घर की तिजोरी का चाबी हमने अपने किसी दूसरे को हवाले कर दिया, तो अब सारे चीज़ तो हम खुला यदि उसे दे देते हैं तो वहाँ का सिक्योरिटी तो ब्रीच हम खुद कर रहे हैं ना। तो इस तरह से हम एक तरह से कहते हैं सिक्योर ही है, और अपने फ़ोन का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरे किसी के फ़ोन या सिस्टम में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक जिस पे हम इंटरनेट बैंकिंग या कुछ करते हैं, यहाँ तक कि किसी को विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना चाहिए। एक मूल मंत्र की तरह मैं कहूँगी कि 3 शब्दों का मैंने ही बनाया है कि BIS, B डोंट बिलीव एनीवन, यानी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। I यानी कोई भी ऐसा वैसा कोई इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ऐप या एप्लीकेशन कुछ भी ये नहीं करना चाहिए, इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। और S फॉर शेयर, किसी को अपने व्यक्तिगत सूचना, CVV या पासवर्ड किसी को साझा नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कुछ हद तक, क्या बहुत हद तक अपने बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग के जो फ़ायदे हैं उसका लुफ्त उठाते हुए हम धोखाधड़ी से बचाव कर सकते। अरुणा जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, विश्वसनीय ज़रूर है लेकिन हमें गोपनीयता को अपनी बनाए रखना है, अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखना है, अपनी जो निजी जानकारी है वो किसी के साथ साझा नहीं करनी है। आपने इतने जो आजकल के बहुत चलन में ये विषय है डिजिटल बैंकिंग जागरूकता और सतर्कता, इस विषय पर आपने बातचीत की हमसे, अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें आज हमने डिजिटल बैंकिंग जागरूकता एवं सतर्कता पर बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगले अंक में आपके साथ फिर हम एक नया विषय लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।